नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज हम इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने द मीनिंग ऑफ कंपनी को डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख लेना। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। सो द फर्स्ट characteristics of the company is separate legal entity. सो इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी. सो द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ए कंपनी इज इट्स इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस. तो जो एक आउटस्टैंडिंग फीचर है कंपनी का, वह यह है कि इसका एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस होता है. मतलब कि कंपनी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है. तो इसको और ज्यादा अच्छे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि एक कंपनी बिफोर द लॉ इज अ पर्सन. तो एक कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 2013 के सामने एक क्या है, एक पर्सन के द्वारा तरीके से कंसिडर किया जाता है. एंड इट इज रिगार्डेड एज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. तो एक चीज आपको पता ही है कि कंपनी अपने आप तो चलती नहीं, क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर को खरीद के परचेज करके, या उसके जो मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा कंपनी चलती है. ठीक है. तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एक क्या नाम है, वो मेंबर्स ही कंपनी है. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है दैट एग्जिस्ट अदर देन द मेंबर्स. ठीक है. तो कंपनी और मेंबर्स या उसके शेयर होल्डर्स दोनों एक दूसरे के या एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अंडर द एक्ट, द कंपनी इज vested with a corporate personality which is distinct from the members who compose it, and no one can say that he is the owner of the company. Now the company, the business belongs to the now the business belongs to an institution. तो अब कोई अगर बिजनेस जो होता है, वो उसके मेंबर्स को नहीं बिलोंग करता, वो उसके इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है जो नाम होगा कंपनी का. दस अ कंपनी कंस्टिट्यूट्स and continues to exist even if the members go on changing from time to time. तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है अपने में एक अलग लीगल एंटिटी है, जो कि उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स से बिल्कुल सेपरेट होती है. मतलब जैसे जब कोई कंपनी बनती है तो उसके लिए क्या होता है कि उसका जो उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा वो किसके द्वारा आएगा, शेयर होल्डर्स. या तो उधार लेगी, उधार एज ए डिबेंचर. ठीक है, लेती है कंपनी उधार. तो इसमें भी कंपनी और जो शेयर होल्डर्स है वो डिफरेंट हैं एक दूसरे के, क्योंकि कंपनी का खुद का नाम होता है, कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होता है, कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी होता है और उसके एसेट्स होते हैं, और इवन कंपनी का खुद का पर्सनल क्या कहते हैं उसको, पैन कार्ड होता है. देयरफॉर जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है, वह बस यही बताता है कि मतलब जो कंपनी है वह उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर से टोटली अलग है, सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है. ओके. सो इसके लिए एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, जो है सैलमोन वर्सेस सैलमोन 1897 judgment. It was held that a company has a corporate personality which is distinct from its members or subscribers. तो सैलमोन वर्सेस सैलमोन 1897 का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि कंपनी हैज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जो कि उसके मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स या शेयर होल्डर्स जो है उसके, उससे टोटली डिफरेंट होता है. ठीक है. तो ये चीज इसमें हेल्ड हुआ था. एंड द सेकेंड जजमेंट इज दैट इज टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड
versus State of Bihar. This is 1965 judgment. In this case, the Honorable Supreme Court described the legal status of a company as an incorporated association before law, is equal to a natural person and has a legal identification of its. तो दोस्तों इस केस में जो टाटा इंजीनियरिंग वाला केस था 1965 का, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो कंपनी है वह उसके पास एक लीगल स्टेटस है, ठीक है, एज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो कि एक नेचुरल पर्सन के तरह ही इक्विवेलेंट है, ठीक है, बिफोर लॉ। किस लॉ के? कंपनी लॉ के, जो द कंपनीज एक्ट 2013 है उसके बिफोर। और इसमें 3 चीजें और हेल्ड की गई, जो यह है कि इट हैज इट्स ओन सेपरेट सील। तो जो कंपनीज होता है इसके खुद का सेपरेट सील होता है। सील मीन्स वही जो एक ठप्पा होता है ना लगाने के लिए। एंड सेपरेट एसेट्स फ्रॉम दैट्स ऑफ मेंबर्स। और यह चीज भी हेल्ड किया गया कि इसके पास इसके खुद के सेपरेट एसेट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि उसका इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि जो उसमें शेयर मतलब शेयर खरीदे हैं उसकी कंपनी के या शेयर होल्डर्स हैं उसके, उनका नहीं, कंपनी का खुद का होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल कि कंपनी जो है दैट इज सेपरेट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स। सो पहला चीज इसमें हेल्ड हुआ कि कंपनी के खुद का सील होगा और उसका सेपरेट एसेट्स होगा, दैट इज अदर देन मेंबर्स, एंड कंपनी कैन सू एंड बी सूड एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स ओन पर्पज। तो जो कंपनी है वह किसी पर केस कर, सू मतलब केस करना, तो कंपनी जो है किसी पे केस कर सकती है या किसी के द्वारा इस पे केस किया जा सकता है अपने ओन पर्पज के लिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है, दोनों के समय एक चीज तो क्लियर कर दे रहा है कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है देन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और द सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो दोनों कंपनी और उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं, दे आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं। सो दिस इज few case and let's move ahead and see further cases जिसमें separate legal entity principle के बारे में बात किया गया है। So let's move ahead. So in another case that was Lee versus Lee's Air Farming Limited, this is 1961 judgment, जिसमें सैलमोन का जो केस था उसमें जो प्रिंसिपल हेल्ड हुआ था लीगल एंटिटी का, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी, that was also established in the Lee case as well। और इस केस में भी ली वर्सेस लीज एयर फ्रेम फार्मिंग लिमिटेड में भी जो सैलमोन का जजमेंट था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उस चीज को इसमें भी हेल्ड किया गया। एंड लेट्स सी अनदर केस रिगार्डिंग द सेम। सो ईयर्स बिफोर द, अब एक चीज और, अब आपके माइंड में आता होगा कि सर चलो ठीक है, सैलमोन वाला जो केस था सेलोमोन, उसमें चलो लीगल एंटिटी के बारे में बात किया गया, क्या उससे पहले का भी कोई केस है? तो हाँ दोस्तों, एक और केस है जिसका नाम है री इंड्रे कॉन्डोई टी कंपनी लिमिटेड, दैट इज 1886 जजमेंट ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। तो इन दिस केस एज वेल, years before the famous Salomon case, the principle of separate legal entity was affirmed by the Calcutta High Court। तो सैलमोन के केस से पहले भी इंड्रे कॉन्डोई टी कंपनी लिमिटेड केस में भी कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया था कि कंपनी हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, सो लेट्स सी अनदर केस दैट इज मोर रिसेंट वन, दैट इज ऑफ 1936। So in TR Pratt Bombay Limited versus ED Sassoon and Company Limited, that is 1936 judgment, इसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसने कहा द बॉम्बे हाई कोर्ट said under the law an incorporated company is a distinct entity। तो इसमें भी हेल्ड हुआ कि जो कंपनी है
वह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, तो हम पीछे जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था हमारा कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंपनी है वह अपने मेंबर से, सब्सक्राइबर से अलग होती है और उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है या सेपरेट लीगल क्या कहते हैं उसको, एग्जिस्टेंस होता है। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। तो आप पहला कॉन्सेप्ट समझ ही गए कि व्हाट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। तो उसमें हुआ कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने सब्सक्राइबर्स से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि चलो ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या अब मेंबर्स के चले जाने के बाद कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी? उसी से संबंधित एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है परपेचुअल सक्सेशन। सो एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज एज इट इज एन एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। तो एक जो कंपनी है वह कभी नहीं मरती अपने आप, जो इनकॉर्पोरेट हुई है, क्योंकि उसके पास जो यह एंटिटी है वो विद परपेचुअल सक्सेशन के साथ जन्म लेती है। मतलब कि जैसे जो कंपनी होती है ना, एक कंपनीज लोग 2013 के अंतर्गत, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होती है। और फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट मोर क्लियरली, लेट्स अज्यूम एम एंड ओ आर द ओनली मेंबर्स ऑफ ए कंपनी होल्डिंग ऑल इट्स शेयर। तो एक कंपनी के पास 100% शेयर हैं, ठीक है, 100%। अब मान लो कि उसमें एम एन और ओ केवल 3 मेंबर्स हैं जो उसके सारे शेयर को होल्ड करते हैं, मतलब वही उसके शेयर होल्डर हैं, सब उन्हीं के पास पूरा शेयर है, तीनों को मिला के। अब क्या है कि देयर शेयर्स में बी ट्रांसफर्ड टू और इनहेरिटेड बाय द PQR। अब जो चाहे बाय इनहेरिटेंस या बाय ट्रांसफर, मान लो कि PQR को रिस्पेक्टिवली इनका शेयर चला गया, therefore become the new members and members of the company as they are now the shareholders of the company। तो अब क्या हुआ, जब ट्रांसफर हो गया शेयर या बाय इनहेरिटेंस चला गया, तो अब कौन से मेंबर्स हो गए, नए मेंबर्स हो गए ना, PQR इंस्टेड ऑफ MNO, ठीक है। तो अब PQR नए मेंबर्स हो गए, बट क्या कंपनी को कुछ हुआ? तो ठीक है, बट द कंपनी विल रिमेन द सेम एंटिटी विद सेम नेम, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। लेकिन कंपनी तो उसी से नाम से रही ना, कंपनी के जो अधिकार थे वो अभी भी वही है ना, उसके पास जो इम्यूनिटीज हैं वो भी अभी है ना, उसके पास जो प्रॉपर्टी एंड एसेट था पर्सनल वो भी आज एग्जिस्टेंस में है। इवन जो मेंबर्स थे वो बदल गए। तो कहने का मतलब कि जो कंपनी है उसके पास परपेचुअल सक्सेशन नाम का एक कैरेक्टर भी होता है या कैरेक्टरिस्टिक भी होता है उसका, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने आप कभी डाई ही नहीं करती, कभी डेड ही नहीं होती। आज कोई शेयर होल्डर दूसरा है, कल दूसरा रहेगा, तो ऐसे परपेचुअल सक्सेशन होता रहेगा, मतलब आगे कंपनी ऐसे बढ़ती रहेगी और नए शेयर होल्डर्स आते रहेंगे, बट इट विल नॉट डाई और its existence does not depend on the any individual क्या नाम है उसको, सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट है। और इसको आप सोचोगे कि हमेशा, तो अब एक लाइन लिख दिया सर आपने कि एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज, मतलब वो कभी मरेगी नहीं। नहीं दोस्तों, उसके लिए भी देखो, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। अब उसको भी वाइंडिंग अप इज ए कॉन्सेप्ट टू एंड द कंपनी, ठीक है। तो एक इसके लिए भी प्रोसीजर जो दिया है वह कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग चल के हम वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप कभी नहीं खत्म होती। और इसका जो एग्जिस्टेंस होता है शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर पे डिपेंड नहीं करता, नए शेयर होल्डर्स आते रहेंगे बट कंपनी विल एग्जिस्ट फॉर एवर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ perpetual succession. So let's see a case, a judgment of Honorable Allahabad High Court. So this is the case of Punjab National Bank versus Lakshmi Industrial and Trading Company Limited. This is 2000 judgment, and in this case Honorable Allahabad
High Court held that perpetual succession means that membership of a company may keep on changing from time to time, but that does not affect the company's continuity. अब वही बताया ना कि ऊपर कि भैया कंपनी के मेंबर्स सब्सक्राइबर्स आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन कंपनी की कंटिन्यूटी कभी खत्म नहीं होगी विद मेंबर्स के चेंज होने से। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है परपेचुअल सक्सेशन, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के केस में हेल्ड हुआ। सो बट दैट डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी। वही चीज मैंने बताया ना, ए कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, दैट इज इट हैज नो सोल टू बी केप्ट सेव और बॉडी टू बी किक्ड। वही सीधा सा हुआ कि मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा विथ न्यू शेयर होल्डर्स एंड द सब्सक्राइबर्स। ओके, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, और ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था कंपनी का। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। सो नाउ विल सी द थर्ड वन, दैट इज थर्ड characteristics of the company, and it is capacity to sue as a company and get sued। तो कंपनी के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो ये बताता है कि कंपनी इंडिविजुअल लेवल पे किसी को सू करना, मतलब पहले ही बता चुका हूं कि केस फाइल करना है, सूट करना, सूट फाइल करना। तो कंपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में सूट फाइल कर सकती है, उसके ऊपर सूट फाइल भी किया जा सकता है। मतलब अगर कंपनी से किसी को दिक्कत हो रहा है, किसी के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, देन ही कैन इजिली फाइल अ सूट अगेंस्ट एंड ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। ओके, सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। और इसलिए कंपनी कैन सू एंड बी सूड ऑन इट्स बिहाफ एंड इवन सू इट्स मेंबर्स। एक चीज और है, ऐसा नहीं कि कंपनी को कोई थर्ड पर्सन ही सू कर सकता है और कंपनी थर्ड पर्सन पे ही सू कर सकती है। इवन वह अगर उसके मेंबर्स भी डिफॉल्टर हैं, मेंबर्स भी कोई गलती करते हैं जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है, तो इवन सू इट्स मेंबर्स, तो अपने मेंबर्स को भी सू कर सकती है, मतलब अपने मेंबर्स पे भी केस फाइल कर सकती है कंपनी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में। It also has the right to seek damages if publishing a defamatory incident about the company affects its operation। अब कोई बंदा आ गया और कंपनी के बारे में बता दिया कि भैया ये तो बिल्कुल बेकार कंपनी है, मतलब यहां पर केवल फ्रॉड होता है, बिना मतलब को ऐसे फैला दिया कोई स्टेटमेंट। अब इससे क्या होगा, कंपनी के रेपुटेशन को हानि होगा और कोई इसमें शेयर परचेज नहीं करना चाहेगा या उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, उसका मतलब लॉस हुआ ना। तो जिस पर्सन के द्वारा यह गलत चीज इसके अगेंस्ट फैलाई गई है, पब्लिश की गई है या डिफेमेशन किया गया उसका, उसके अगेंस्ट जो कंपनी है वो एक सूट फाइल करके उससे डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो यह हुआ कि कैपेसिटी टू सू एज ए कंपनी एंड गेट सूट। और इसके संबंध में हम कुछ केस लॉ देखेंगे। तो पहला केस है अब्दुल हक वर्सेस दास मल, दिस इज 1910 जजमेंट। सो इन दिस केस Das Mal was an employee of the company and was not paid for several months. So he sued the director। अब भैया क्या बात हुआ इसमें कि दास मल एक एम्प्लॉय था कंपनी का, अब उसको भैया रुपया नहीं मिला, गुस्सा होकर डायरेक्टर पे कर दिए। डायरेक्टर भाई मैनेजमेंट का काम देख रहा है, ही इज नॉट द कंपनी। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि द कोर्ट रूल्ड दैट द अपील वाज अगेंस्ट द कंपनी नॉट इट्स डायरेक्टर्स ऑन द मेंबर्स। तो भैया आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको रुपया देने की जो या आपका जो वेज है उसको पे करने का जो लायबिलिटी बनता है, कंपनी इंडिविजुअली लायबल है, ना कि आप उसके डायरेक्टर्स या मेंबर्स पे केस फाइल कर सकते हैं। ओके, तो यहां भी यही प्रिंसिपल हुआ, हेल्ड की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंपनी कैन बी सूड। ठीक है, तो ये चीज इसमें भी अब्दुल हक में भी हेल्ड हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस रिगार्डिंग द सेम। So Floating Services Limited versus MV San Francisco Dipalova 2004 judgment. It was decided by the Gujarat High Court. So the court held that a company as an entity distinct from its member could even sue one of its own members। अब जो बात ऊपर हुई थी कि अपने मेंबर को कर सकता है कि नहीं,
तो उसी चीज को इसमें एक लीगल वैलिडिटी दे दी गई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के द्वारा कि जो कंपनी है वह अपने एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने मेंबर्स को भी सू कर सकती है, क्योंकि he or she is distinct from the members. So this is the some case laws regarding capacity to sue and be sued by any other person. तो यह था तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड और देखते हैं चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी। तो भाई अब आप बात कर चुके कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो हाँ आपके मन में ये चीज तो आता ही हो कि भाई वो अपने खुद के नाम से भी प्रॉपर्टी रख ही सकती है। सो एज वी ऑलरेडी नो, ए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ। लॉ कौन सा था? कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। एंड कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो इसका भाई हम बहुत सारा केस पीछे बात कर चुके हैं, उसमें हेल्ड ही हो चुका है कि जो मेंबर्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपनी। तो therefore the company has independent ownership and can own, enjoy and dispose of real estate on its own behalf. इसलिए जो कंपनी है वह इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज को जो रियल एस्टेट है उसको ओन कर सकती है, परचेज कर सकती है और उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है अपने अकॉर्डिंग ऑन इट्स ओन बिहाफ। सो दिस इज बेसिक जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। सो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पीपल, अ कंपनी कैन ओन रियल एस्टेट एंड assets in its own name without having to acquire assets on behalf of shareholders. तो कंपनी की जरूरत नहीं है भैया कि जो उसके शेयर होल्डर्स है उसके नाम पे मतलब क्या नाम है प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि यह एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का कि वह सेपरेट प्रॉपर्टी अपना खरीद सकती है अपने नाम पे। ओके, सो जैसे कंपनी जहां स्टेब्लिश रहती है वो जमीन किसका होता है? कंपनी के नाम से होता है। ओके, therefore it is said that a company can own separate properties, so the company does not require shareholders to own property. तो कंपनी खुद से ओन कर सकती है तो उसके शेयर होल्डर्स ओन करें ऐसा वो नहीं है कि उनको होल्ड करना चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी। सो लेट्स मूव टू सम जजमेंट्स जो इसको हेल्ड किए हैं कि जो कंपनी होती है उसके पास सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है या बाय लॉ उसे ये परमिशन है। सो द फर्स्ट केस इज आरटी पेरुमल वर्सेस जॉन डेविन एंड अनदर, दिस इज 1958 डिसीजन जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। सो इन दिस केस इट वाज स्टेटेड दैट नो मेंबर्स शुड क्लेम ओनरशिप ऑफ any company's property during the association's existence or dissolution. ठीक है, a company cannot even have an insurable interest in the company's property. तो ओवरऑल इसमें भी यही हेल्ड किया गया ऊपर वाला प्रिंसिपल कि जो शेयर होल्डर्स हैं वह कंपनी के प्रॉपर्टी में अपना ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज दैट बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू द कंपनी। तो ये चीज इसमें हेल्ड हुआ। और जो दूसरा केस था वो था बच्चा F. Guzdar versus Commissioner of Income Tax Bombay. This was 1955 judgment, and in this case, Honorable Supreme Court held that, observed that a shareholder does not, as is erroneously believed by some people, become the part owner of the company or its property. तो भैया एक चीज बताएं, आप थर्ड पर्सन को आके और कह दे कि श्रवण कुमार इस कंपनी के मालिक हैं और मैं उसमें शेयर होल्डर था, तो भाई उसके एरनियस बिलीव के बेस पे हम उसके कंपनी के प्रॉपर्टी के ओनर तो नहीं हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यही चीज इसमें हेल्ड किया गया था। सो और लेट्स सी नेक्स्ट केस जो था मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और यह 1925 का जजमेंट है जिसमें इन दिस केस लॉर्ड बकमास्टर सेड कि नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी फॉर ही हैज नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट देयरिन। इसमें भी सेम चीज कहा गया कि भैया
शेयर होल्डर जो है कंपनी के प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज कंपनी ओन्स exclusively his own property. So same thing was also held in this case. And another case is Gramophone and Typewriter Company Limited versus Stanley, and it was 1908 judgment. तो इसमें भी the case in this case court held that the property of company is not the property of shareholders, it is the property of the company. मतलब पिछले वाले का ही यहाँ पर रिट्रेट कर दिया गया था, ठीक है। सेम चीज इसमें भी कहा गया था कि जो कंपनी का प्रॉपर्टी है वह शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं, बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। एंड अनदर केस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो 2000 का है, ये था HC शास्त्री वर्सेस डोल्फिन कैन पार्क लिमिटेड। तो इसमें द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द असेट्स ऑफ द कंपनी वर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ ए शेयर होल्डर्स डेट। अब देखो भाई, कंपनी ने अगर कुछ रुपए ले हुए रखे होते कि किसी से, जैसे क्योंकि देखो डिवेंचर कहते हैं, कंपनी ने अगर किसी बैंक से उधार लिया तो बैंक विल बी डिवेंचर, ठीक है। तो अगर जब कंपनी वाइंड अप होती तो उस टाइम बैंक को पेमेंट करने के लिए कंपनी के एसेट बेचने पड़ेंगे। लेकिन अब भैया शेयर होल्डर हो आप और आपने किसी से कुछ डेट ले रखा है, फिर आपके डेट को पे करने के लिए जो कंपनी के प्रॉपर्टी को नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है, बिकॉज यू आर सेपरेट यार, एंड द कंपनी हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी और उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। सेम चीज 2000 का जजमेंट तो जो था HC शास्त्री वर्सेस डोल्फिन कैन पार्क लिमिटेड वाला केस इसमें हेल्ड हुआ था। एंड लेट्स सी अनदर केस ऑफ 2015। सो दिस इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गोटोन लाइम स्टोन खनिज उद्योग लिमिटेड। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट properties of a company including licenses, permits, concessions and losses are not the property of shareholders only of the company। तो इसमें भी हेल्ड हुआ कि ये लाइसेंस, परमिट और जो कंसेशंस होते हैं और जो लीज है वो प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स के नहीं है, वह ओनली बिलोंग्स टू कंपनी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल लेवल पे जो मतलब प्रॉपर्टी ओन कर सकती है कंपनी, उसके बारे में था। मुझे लगता है कि वो चीज समझ में आ गया होगा। और नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसमें शेयर होल्डर्स और मेंबर्स का लिमिटेड लायबिलिटी होता है कंपनी के प्रति। तो इसको देखते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज जान लें कि भाई कंपनी के पास रुपया कैसे आता है, ठीक। तो रुपया दो तरीके से आता है। एक तो भाई कंपनी किसी इंडिविजुअल लेवल पे किसी बैंक से उधार लेगी तब आएगा, और दूसरा उसमें कोई इन्वेस्ट करता है, मतलब उसके शेयर्स खरीदता है, तब रुपया आता है। तो एक चीज समझो कि जितना बंदा शेयर खरीदता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लायबिलिटी होती है कि उतना वो रुपया पे करेगा। तो इसलिए द लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय इट्स गारंटी और शेयर्स। तो भाई कुछ लोग गारंटी भी देते हैं कि आई विल पे इतना अमाउंट टू कंपनी, और कुछ लोग उसके शेयर खरीद लेते हैं कि इतना % शेयर का जो पेमेंट होगा मेरे द्वारा दिया जाएगा। अब कुछ जैसे 1% खरीदा तो भाई ये डिपेंड करता है कि उस शेयर का कितना रुपया में वैल्यू था, नॉमिनल वैल्यू कितना था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी हेल्ड होगी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू ए सर्टेन गारंटीड अमाउंट मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम पेएबल ओनली इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन एंड लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी। तो भाई जब अगर कंपनी को लॉस हो गया, अब कंपनी बंद हो रही है मान लो, अब उस टाइम अगर उसको जो उसका मतलब पेमेंट होगा कंपनी के द्वारा कि किसी को, या क्या कहते हैं उसको, बैंक से लोन ले रखा हो, तो भाई रुपया किससे लेगी फिर? जिन लोगों ने गारंटी लिया था या जिन लोगों ने शेयर उसका खरीद रखा है या शेयर ले रखा है। तो अब एक चीज क्वेश्चन आता है कि कितना रुपया देना पड़ेगा सबको। तो जिस बंदे ने जितना गारंटी दे रखा है या जितना शेयर खरीद रखा है, ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट, इसलिए सब लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब अगर कंपनी को 1000 पे करना है
उससे मुझे मतलब नहीं है, उससे शेयर होल्डर्स को मतलब नहीं, गारंटर को। अब उसने भाई शेयर केवल 100 रुपए के खरीदे थे तो केवल 100 रुपया देगा। अब 1,000 चाहे जहां से आए उससे नहीं मतलब उसको है। तो इसलिए कहने का मतलब, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं या गारंटर होते हैं उनका कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है एज पर द शेयर दे परचेज और द अमाउंट व्हाट दे गारंटीड। ओके, so this is the whole concept of limited liability. So let's see an example that will give you an exact insight of the limited liability concept. For example, if the face value of share in a company is 10, तो कंपनी का शेयर का वैल्यू चेंज होता रहता है भाई, अलग अलग कंपनी का। तो अब समझ लो कि उसका फेस वैल्यू मतलब मनी में, रुपये में कितना वैल्यू है। तो मान लो कि एक शेयर खरीदा था एक बंदे ने, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है। मान लो एक कंपनी में एक शेयर खरीदा था एक बंदे ने, उसका जो रुपया में वैल्यू है वो 10 रुपया है, और मेंबर ने ऑलरेडी 7 रुपये दे दिए हैं, ठीक है। एंड ही कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे नॉट मोर देन 3 रुपये। अब कितने रुपए बचा, 3 रुपया और उसको देना है। तो अब लाइफ टाइम में कंपनी की अगर कभी भी कंपनी को दिक्कत होता है तो भाई ये जो शेयर खरीदा था उसने 10 रुपये का, 10 रुपया जिसका नॉमिनल वैल्यू था उसका 7 ऑलरेडी पे कर चुका है। अब कंपनी को कुछ भी हो जाए, लेकिन जो शेयर होल्डर है उससे केवल एक्स्ट्रा 3 रुपया और ले सकती है, क्योंकि भाई उसने केवल 10 रुपये का एश्योरेंस दिया था, या 10 रुपये के नॉमिनल वैल्यू का शेयर लिया था। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि यहां केवल 10 रुपये के नॉमिनल वैल्यू के बराबर के शेयर का लाइबिलिटी किस पे है, एक इंडिविजुअल पे है जिसने उसका शेयर होल्ड किया है, या जो शेयर होल्डर है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। और इसी को हम और आगे समझेंगे कि और एक चीज और समझो कि वेयर एज ऑन द अदर हैंड ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज व्हेन मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट्स ऑफ शेयर्स दे होल्ड। सेम मतलब जो मैं बताया वही चीज है, ठीक है। So let's see some case laws regarding the same. So the first case is J.H. Rayner Mincing Lane Limited versus Department of Trade and Industry. This is 1990 decision. In this case, it was held that no member is bound to contribute anything more than the nominal values of the share held by him. तो अब जितना, जैसे उसने 10% शेयर खरीदा था, अब 10% शेयर का रुपये में जितना वैल्यू होगा, जैसे यहाँ एक शेयर का कितना 10 रुपया था, वैसे जितना वैल्यू होगा उतने के लिए वो आगे मतलब कंपनी के लाइफ टाइम में जब भी उसको कोई दिक्कत आएगी तो उतने की लाइबिलिटी होगी उसकी। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। लेट्स सी अनदर केस दैट इज इन रे लंडन एंड ग्लोब फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज 1903 जजमेंट। और इसमें कहा गया था, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया गया था कोर्ट के द्वारा कि कंपनी के जो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियरली लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव अहेड। अब एक चीज और आता है माइंड में कि भाई कंपनी के बारे में इतना पढ़ चुके, इसका जो छठा कैरेक्टर है यह है कि कंपनी एक सिटीजन नहीं है। तो अब इसको देखें भाई सिटीजन कैसे नहीं है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि भारत में सिटीजनशिप डिसाइड कैसे होता है। अब देखो, जो 26 जनवरी 1950 के पहले से इंडियन रह रहे हैं उनकी भी भाई, तो मतलब उनको संविधान लागू होने से पहले वाला जो थे यहाँ पर उनको मिल गया अब सिटीजनशिप। अब उसके बाद जो सिटीजनशिप मिलता है वह अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा मिलता है। लेकिन जो यह एक्ट है वह ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन। तो देखो, जुरिस्टिक मतलब ऐसा पर्सन जो कानून के द्वारा मान लिया गया। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि जो क्या नाम है कोर्ट है वह मतलब कंपनी को एक पर्सन या जुरिस्टिक पर्सन मानता है ना, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। लेकिन जो कंपनी सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वह केवल एक नेचुरल पर्सन को सिटीजनशिप देता है इंडिया में। तो इसलिए कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है तो उसको हम लोग एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसे एक सिटीजनशिप नहीं मानेंगे। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे केस लॉज हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी। और इसी बात को जो कंपनी एक्ट 1955 कहता है उसी बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन केस ऑफ द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वर्सेस द कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। और इस जो केस डिसाइड होता है 1963 में हुआ था कि इवन दो द कंपनी डज नॉट गेट द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ ए कंट्री, इट स्टिल कैन गेट अ रेजिडेंशियल स्टेटस। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि कंपनी भाई उसको सिटीजनशिप नहीं मिला बिकॉज सी और ही इज जुडिस्टिक पर्सन, लेकिन जहां वह रहता है उसको निवास प्रमाण के लिए एक पत्र तो मिल ही सकता है ना, मतलब उसको रेजिडेंशियल स्टेटस उसके को रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। नाउ लेट्स मूव एंड ahead and see another case, that is Tata versus State of Bihar. This is 1965 judgment. तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, it was further decided by the Supreme Court where it was reiterated that identity of a company is different from that of its member and its shareholders. A company cannot claim the protection of fundamental rights guaranteed to the citizen through its members. अब देखो जो मेंबर्स होंगे भाई, जो शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी तो सिटीजनशिप की राइट्स होगी, और सिटीजनशिप की राइट होगी तभी फंडामेंटल राइट मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो पार्ट किसमें, 3 में है ना। तो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है वह तभी मिलता है जब पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम है, सिटीजनशिप मिला हो तो। ओके, तो इसमें क्या कहा गया टाटा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि कंपनी जो है वह यह क्लेम नहीं कर सकती कि उसके भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए जो क्या नाम है उनके उनके शेयर होल्डर्स को गारंटीड है। ओके, तो इसमें यही कहा गया कि भाई कंपनी क्लेम नहीं कर सकती कि जो उनके क्या नाम है उसके शेयर होल्डर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, बिकॉज भाई सीधा सा है कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। So let's move ahead and see another very important judgment, that is of 1970 judgment. This is R.C. Cooper versus Union of India. In this case, it was held by Honorable Supreme Court कि company is not citizen, hence does not enjoy fundamental rights. वही ऊपर जो बात हुई कि भाई मैंने बताया ना कि जिसके पास सिटीजनशिप होता है उसी को फंडामेंटल राइट मिलता है, तो R.C. कूपर के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, hence does not enjoy fundamental rights. And let's see another case, that is Venet Coleman Company versus Union of India. This is 1973 judgment. In this case, Honorable Supreme Court stated that it is now clear that fundamental rights of shareholders as citizens are not lost when they associate to form a company. तो अब इसमें एक चीज हेल्ड किया गया, नया चीज आया कि देखो ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास भाई सिटीजनशिप का राइट नहीं है तो आप अगर कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज ए शेयर होल्डर तो आपका भी सिटीजनशिप का राइट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज यू बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट की कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर जो हैं कंपनी के वो ट्रांसफर हो सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग एक सेक्शन है, सेक्शन 44 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है, वह डिक्लेयर करता है कि शेयर्स और डिबेंचर्स। अब डिबेंचर क्या, डिबेंचर जो कंपनी बैंक से इंडिविजुअल लेवल पे उधार ले रखी है, और शेयर मतलब जो भाई कंपनी में इंडिविजुअल लेवल पे कोई आके कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट कर चुका है, और एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी सेल बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी। और यह क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, क्या, शेयर्स, डिवेंचर्स और कोई इंटरेस्ट जो कंपनी के रिगार्डिंग है, कंपनी में है किसी इंडिविजुअल का, और यह कैन बी ट्रांसफर्ड इन मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ कंपनी। तो जो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं और इंटरेस्ट जो एनी मेंबर का है कंपनी में वह ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, और ये ट्रांसफर हो सकता है किस मैनर में, किस तरीके से, उस मैनर में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक चीज होता है, जब कंपनी मतलब रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके साथ एओ फाइल होता है, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम फाइल होता है। तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर हो सकता है।
ओके, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द कंपनी। तो कंपनी को गवर्न करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम फाइल होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। ओके, दस इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी अलाउज इट्स मेंबर्स टू सेल देयर शेयर्स इन एन मार्केट, ओपन मार्केट, एंड टू गेट बैक हिज इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी हैसल ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द कंपनी। अब देखो, मैंने समझ लो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपए, और एक शेयर खरीद लिए। अब ऐसा नहीं कि मुझे कंपनी से जाके भैया कंपनी अकाउंट से रुपया निकाल के दो तभी हम अपना रुपया निकाल, नहीं, बिकॉज शेयर्स जो है उसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए मैं अपने शेयर को दूसरे बंदे को मार्केट में बेच दूंगा बिना किसी दिक्कत के, और मैं वहां से रुपया ले लूंगा उससे, और बिना कंपनी से डायरेक्टली रुपया निकाले मैं अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लेता हूं। ओके, सो दिस इज दैट जो कि इसमें बताया गया है। दिस यूनिक फीचर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर एंड स्टेबिलिटी टू कंपनी। अब यह क्या प्रोवाइड करता है कि कंपनी तो भाई हमेशा चलती रहेगी, कोई दूसरा आएगा तुम्हारा शेयर खरीदेगा, तीसरा उसके शेयर को खरीदेगा, तो कंपनी चलती रहेगी, उसका शेयर मेंटेन रहेगा ऐसे ही। ओके, तो ये इसमें एक चीज बताया गया। ओके, ऑन द अदर हैंड इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कांट सेल देयर शेयर। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यही फायदा है कंपनी का कि कंपनी में शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है एज पर जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए रहे होंगे, जो भी मैनर डिफाइंड होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें हम अपने शेयर को ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते, लेकिन बेच सकते हैं एक कंडीशन पे, एक्सेप्ट विद अनोनिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। लेकिन कर सकते हैं जब कोई पूरे पार्टनर्स का एक मत हो, अनोनिमस मतलब सब लोग सहमत हैं, तब जाके कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड द, क्या कहते हैं उसको, कंपनी एंड द पार्टनरशिप फर्म। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी। और आपको मुझे लगता है कि ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉमन सील। तो कंपनी के पास कॉमन सील होना चाहिए। दिस इज आल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ए कंपनी बिकम्स अ लीगल एंटिटी बाय परपेचुअल सक्सेशन एंड आल्सो बाय ए कॉमन सील। तो देखो, परपेचुअल सक्सेशन से भी बनती है और कॉमन सील होने से भी बनती है कंपनी, ठीक है। इनफैक्ट ए कॉमन सील ऑफ ए कंपनी इज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एक चीज और रखो कि अगर कंपनी के पास एक कॉमन सील आ गया, मतलब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सब लोग रहते हैं ना अंदर, जो उसको मैनेज करता है कंपनी को, वो सब उनके पास क्या एक कॉमन सील होगा सबके पास कि हाँ मैं कंपनी का ये ठप्पा है भैया, कंपनी एक्स लिमिटेड, कंपनी वाई लिमिटेड, जो भी है, मतलब उसका एक सील आ जाता है, मुहर आ जाता है, तो मान लेते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ये बेसिक चीज इसमें बताया गया। ओके, इट इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। और जो भैया ठप्पा लग गया, एक बार मुहर लग गया, तो ऐसा मान लिया जाता है कि ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी का हो गया। ओके, बट नाउ बाय द वर्च्यू ऑफ 2015 अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट, ए कंपनी मे और मे नॉट हैव द कॉमन सील। लेकिन एक चीज है, अब 2015 में अमेंडमेंट आया, उसके अकॉर्डिंग कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है। मे और मे नॉट कंपनी पे डिपेंड करता है कि अपना कॉमन सील रखे या न रखे, ठीक है, ये इसमें बात कहा गया है। ओके, एज पर सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी साइंड बाय, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, अच्छा ठीक है, रख सकती या नहीं रख सकती। तो 21 का जो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है वह बताता है कि डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन या प्रोसीडिंग के ऑथेंटिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट के ऑथेंटिकेशन के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये क्या कहता है, साइंड बाय मैनेजरियल पर्सन होता है या एन ऑफिसर ऑफ कंपनी, जो कि देखो दो तरीके से हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग या कॉन्ट्रैक्ट को जो कंपनी के बिहाफ पे हुआ है। और ये किसमें दिया है, आर्टिकल 21 में इसको डिफाइन किया गया है। तो जो कंपनी के बिहाफ पे हुआ है बाय साइनिंग, जो इस पे सिग्नेचर होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, वो मैनेजर पर्सन हो के द्वारा होगा या ऑफिसर के ऑफ कंपनी के द्वारा होगा। और ये जो ऑफिसर या मैनेजर होना चाहिए, मैनेजरियल पर्सन होना चाहिए पर्सनल, वह किसके द्वारा ऑथराइज होना, बोर्ड, ठीक है, बोर्ड के बिहाफ पे ऑथराइज होना चाहिए, ड्यूली ऑथराइज्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज सारा इतना समझ में आ गया कि कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है। और कैसे,
ऑथेंटिकेट करते हैं किसी डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग या कॉन्ट्रैक्ट को जो कंपनी के बिहाफ पे हुआ है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी सेक्शन 22 of Company Act. So according to section 22, a company may under its common seal can authorize any person generally or in respect of any specific matter to act as an attorney to execute other deeds on behalf of the company. Such deeds can be in or outside India. तो कंपनी का धारा जो 22 है भैया, वो बताता है कि कंपनी चाहे तो किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, कॉमन सील के अंतर्गत उसे ऑथराइज कर सकती है कि उसके लिए एज एन अटॉर्नी काम करे, ठीक है। और ये काम इंडिया में या इंडिया के बाहर भी हो सकता है, ये बेसिक चीज में बताया गया है। सच साइन डीड्स बाय इट्स अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बाइंड्स द कंपनी। अब भाई भैया अटॉर्नी हो गया है तो अटॉर्नी का तो भाई कोई भी जो काम करेगा मतलब लीगल या जो उसको राइट कन्फर किया गया कंपनी के द्वारा, उसके लिए कंपनी बाइंड होगी, यही चीज इसमें लिखा गया। प्रोवाइडेड दैट इन केस इफ कंपनी डज नॉट हैव इट्स कॉमन सील as per the amendment of 2015, the authorization shall be made by two directors or by director and company secretary. अब भैया मान लो कि इसके पास कॉमन सील नहीं है तो ये अटॉर्नी का जो ऑथराइजेशन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? दो डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। तो दो तरीका ये भी दिया गया कि जैसे ऑथराइज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सील, और इट इज आल्सो a characteristic of the company. So let's move ahead and see another characteristics of the company. So ninth, जो इसका 9वां characteristics है कंपनी का, वह है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट refers to the systematic management and administration of the company or the organization. तो इसका कंपनी का सिस्टमेटिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। और ऐसे क्यों किया जाता है? बिकॉज दिस हेल्प्स द कंपनी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। अब भाई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होगा तो चाहे 100 लगा दो चाहे 200 लगा दो, लेकिन उसके द्वारा प्रोडक्शन या उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी कम होगी ना। तो इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो होता है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और जो रिसोर्सेज उसमें यूज हो रहे हैं उसके रिसोर्सेज के मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब ऑप्टिमल यूज हो, और जो कॉस्ट लग रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, और अकाउंटेबिलिटी हो एम्प्लॉयज की, इसको फिक्स करने के लिए, एंड देयर इफेक्टिव कंट्रोल। और कंपनी का भाई इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन करने के लिए ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखा जाता है। तो यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का। तो लेट्स मूव एंड सी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक 10वां कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का। इसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि भाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको ऐसे भी मान सकते हैं, बट मैंने सोचा चलो ठीक है एक सेपरेट तरीके से इसको बता ही देते हैं। सो ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनेक्टेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल मतलब क्या? जूरिस्टिक पर्सन। जो देखो लॉ में 2 प्रकार के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक जूरिस्टिक पर्सन। जूरिस्टिक को ही आर्टिफिशियल बता देते हैं, जिस नेचुरली हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वी आर द नेचुरल पर्सन। लेकिन जो जिसको कानून मान लेता है कि हाँ भैया ये भी है, इसके पास भी राइट आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। सो ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज रिगार्डेड एज द लीगल पर्सन कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ओइंग प्रॉपर्टी इन सेम, सुइंग एंड बीइंग सूड। ये सारी चीज देख चुके हैं कि ऐसे तो कंपनी कर सकता है। और इसके लिए आर्टिफिशियल पर्सन ने इसको डिसाइड करने के लिए एक केस था जो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शंस एंड अदर्स entities of 2001 decision. In this case, Honorable Supreme Court held that the word person mentioned in Order 13, Rule 1 of CPC 1908, देखो ऑर्डर 33 रूल 1 जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है, उसमें पर्सन वर्ड यूज हुआ है, और वो पर्सन वर्ड जो है इंक्लूड करता है एनी कंपनी एज वेल, ठीक है। दस ए कंपनी में आल्सो फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पुअर पर्सन। इसमें सीधा सा मतलब जो हम लोगों को जानने का कॉन्सेप्ट है वो यही बताया गया कि जो ऑर्डर 13 है रूल 1 सीपीसी 1908 का, उसमें सीधा सा एक पर्सन का मीनिंग वर्ड यूज हुआ है, उसमें भी हम कंपनी को इंक्लूड करते हैं कि कंपनी इज अ
आर्टिफिशियल पर्सन, इसी केस से मतलब हेल्ड हो गया इसमें भी कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। सो अब आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव एंड सी अनदर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज वॉलंटरी एसोसिएशन। सो ए कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एक कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, एन इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखो कंपनी सिंगल आदमी की भी कंपनी होती है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ओके। इसलिए यहां कहा गया कि एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ, अब कुछ लोग और मिलके आएंगे तो ग्रुप हो जाएगा। सो मोस्ट कंपनीज आर फाउंड विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट इन एनजीओ। तो कोई अगर एनजीओ वाला कंपनी बना रहा है तो उसमें प्रॉफिट नहीं लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अदर जितनी भी कंपनीज स्टेब्लिश होती हैं उसमें बस मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्निंग। सो प्रॉफिट अर्न इज डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स और सेव्ड फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है या कुछ रुपए उससे बट्टू रख के बाद में कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज होता है। सो दिस इज द वॉलंटरी एसोसिएशन characteristics of the company. So let's move ahead and see another characteristics, that is contractual rights. अब भाई सारा बहुत बेसिक है, क्योंकि अगर आप पहले समझ गए तो ये सारा समझ जाओगे कि भाई कंपनी खुद इंडिविजुअल लेवल पे सेपरेट एंटिटी है, तो भाई क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती, खुद का वो भी ऑन कर सकती है, क्या नाम है, प्रॉपर्टी। तो सेम चीज इसमें हुआ कि कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन इट्स नेम। तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने नाम पर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। एज ए कंपनी इज नॉट अ ट्रस्टी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, अ शेयर होल्डर कैन नॉट इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश्ड बाय हिज कंपनी बिकॉज ही इज नाइदर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉर एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। तो भाई जो क्या कहते हैं शेयर होल्डर हैं, ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते भैया, क्योंकि दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, क्या नाम है उसको, और वैसे भी पार्टी नहीं द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपनी। तो दिस इज द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ऑफ द कंपनी, और यह भी एक क्या नाम है करेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर लास्ट वन, दैट इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन। दिस इज आल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। सो ए कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट्स द पावर एंड fixes the objects of the company. Acts done beyond the powers given in MOA memorandum of association are ultra vires and held treated wide. अब एक चीज है, मैंने आपको बताया था कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसके साथ AOA MOA किया जाता है फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। तो देखो AOA में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, और जो MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी क्या करना है वो लिखा होता है, और कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अब समझ लो कि कंपनी में लिखा है भैया कि दवाई बनाएंगे, अब कंपनी दवाई बनाने की जगह पे भैया शराब बनाने लगे, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स बनाने लगे जो प्रोहिबिटेड है इंडिया में, तो अपने जो उसने ऑब्जेक्टिव अपना लिखा था कि मतलब क्या करेंगे MOA में, उसके बियॉन्ड चली गई। और अगर ऐसा कुछ एक्ट होता है जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उसे अल्ट्रा वायस माना जाएगा और वह वाइड होगा, ठीक है। तो कोई भी काम मतलब ये वाइड हो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट केस में होगा, लेकिन मतलब जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था वो दारू वाला जो एग्जांपल दिया हूँ और जो ड्रग्स वाला दिया हूँ ऊपर वाले में लगेगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम लोग चलो भाई शराब का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन उसमें नहीं था MOA में कि शराब आप बना सकते हो, कंपनी के MOA में नहीं लिखा था, और उसमें केवल लिखा था कि आप सिंपली क्या नाम है शुगर बनाएंगे, और आप भैया शराब बनाने लगे, तो और उसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अल्ट्रा वायस होगा, क्योंकि ये आपने जो ये एक्शन लिया दैट इज अल्ट्रा वायस एंड विल बी ट्रीटेड एज वाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द 13 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। सो मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने मेरे लेक्चर को। सो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।